नमस्कार आप सभी का गोल्डन जैकेट 21 में फाइनली आप लोग का जिसका बेसब्री से इंतजार था कि सर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लेकर आइए, आ चुका हूँ। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट है। देखिए आप कितना भी पढ़ लो, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। मॉक टेस्ट से मतलब होगा सेट प्रैक्टिस। इसमें एग्ज़ाम लेवल का सारे प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम का स्तर है, तो ध्यान रखिएगा। और एक तरह से अभी आपका एग्ज़ाम ही हो रहा है, ये सोचिएगा कि भाई हम एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी लेवल का है, ठीक है। और यह भी बताइएगा क्योंकि आज का जो कट ऑफ है 55 से 60 के बीच में जो कैंडिडेट रहता है, आपका स्कोरिंग आप मतलब कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। मैं यहाँ पे दावे के साथ बोलता हूँ, क्वेश्चन का स्तर अच्छा है, इसलिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है और इसमें सारे सेक्शन का, जैसे आपके एग्जाम में बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पोस्ट पे जो एग्ज़ाम होना है, तो उसी लेवल का सारे क्वेश्चन है ना। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सारे सेक्शन का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है। खैर शुरू करते हैं। कट ऑफ मार्क्स बता ही दिया हूँ और इसमें टोटल 100 क्वेश्चन है और यह पहला मॉक टेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ में सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ, हम आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर और अच्छा जो है ऑफर लेके आए हैं, क्योंकि बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था कि सर हम लोग मॉक टेस्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं पेड क्लास में, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लें, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि ना। ये है फुल लेंथ मॉक टेस्ट का। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन था कि सर हम लोग रह गए हैं, तो जो लोग रह गए हैं भाई आप आ सकते हो। और ये मॉक टेस्ट का सीरीज तो शुरू हो गया है, आपको एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। इसका फी बहुत कम है, जितना मैं आपको मॉक टेस्ट का बुक भी नहीं आएगा उतना मैं पूरा यहाँ पे वीडियो सोल्यूशन के साथ पूरा मॉक टेस्ट करवा देता हूँ। डेली मॉक टेस्ट 3 बजे शुरू हो जाता है ना। इसमें आपको डेली पहले 100 क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद उसका आंसर मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो मिलेगा। और ये आपको आपके एग्ज़ाम में दूसरे से बेहतर करने के लिए ये पर्याप्त है, मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको यह भी बताऊँगा कि क्वेश्चन का अगर आप आंसर नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हैं, तो सही आंसर तक कैसे पहुंचना है वो भी मैं बताता हूं। तो एक तरह से यह मेंटरशिप प्रोग्राम है और इसका फी मात्र 299 रुपये रखा हूं। जो लोग स्पेशल बिहार पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं भी आप लोग आ सकते हैं। यह फुल लेंथ मॉक टेस्ट है और इसमें 30 मॉक टेस्ट होगा, है ना। 30 मॉक टेस्ट होगा टोटल। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन लेना है आप देख सकते हैं 9341766130। यहाँ पे जो नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। पेमेंट आपको करना होता है, मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ, है ना, ताकि आप अच्छे से देख सकते हैं। पेमेंट आपको ये नंबर पे करना है ना, जो ऊपर पे नंबर दिख रहा है 7319924130। इस पर गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से पेमेंट करके और नीचे वाला नंबर पे उसका स्क्रीनशॉट करके भेजना है। व्हाट्सअप ये है और उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा जहाँ पे मॉक टेस्ट चलता है और आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे मैं लगातार नहीं दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन यूट्यूब पे भी अल्टरनेट डे पे लेके आऊँगा। आपको पता होना चाहिए कि यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेज भी चल रहा है फ्री में आप लोगों के लिए। तो सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए और इसमें यार सभी लोग आके हिस्सा ले लो, क्योंकि आपका स्तर पता लगेगा कि भाई आपका लेवल क्या है और कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि कितना भी पढ़ लो, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं ये पढ़ाई कोई भी काम का नहीं होता है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ ही जुड़ो, कहीं पे भी आप क्या करिए, आप खुद से भी मॉक टेस्ट लगाइए और यहाँ पे कर सकते हैं। मेरे साथ में क्या होगा कि भाई हम आपको ये बताएंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन पे सोचना है, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है और पूरा डिटेल एनालिसिस करवाता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है ना, तो बाकी आप लोग समझदार है। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये पहला प्रश्न है और आपके सामने है। जरूर बताइएगा कि आपका जो है 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और हाँ, आप लोग आंसर देते जाइएगा। जैसे मैं बताते जाऊंगा तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर देते जाइएगा, एक का, ए बी का, जो भी होगा बताते जाइएगा। चलिए पहला प्रश्न अच्छा प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के, शब्दों को देखिएगा, क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा बड़ा महाद्वीप है। तो अगर महाद्वीप कौन सा होगा, तो अब आपके ऑप्शन में है यूरोप है ना, आपके सामने यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका है। बताइएगा, है ना। तो चलिए ठीक है भाई, अब मैक्सिमम लोग आप लोग क्या किए हैं, इसका आंसर जो है क्या किए भैया, तो बी किए हैं, है ना। तो बी किए हैं, सही बी किए हैं भाई। बी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप जो है
क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीप की संख्या कितना है, तो आप कहेंगे सर महाद्वीप की संख्या 7 है ना, महाद्वीप की संख्या 7 है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, तीसरा उत्तरी अफ्रीका, चौथा जो है क्या है, तो आप कहेंगे सर चौथा जो है दक्षिण अमेरिका है, पांचवा कौन सा है, तो आप कहेंगे सर जो बर्फ से ढका हुआ है अंटार्कटिका है, और छठा कौन सा है, तो आप कहेंगे छठा यूरोप है, और सातवां जो है ऑस्ट्रेलिया है। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बताया हूं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, और मैक्सिमम लोग इसका जवाब बी दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा जरा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि साफ रातों मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो क्या कारण है अधिक ठंडी होती है, तो आपके ऑप्शन में है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। तो संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण और चालन के कारण, बताइएगा क्या आंसर होगा। तो हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं भाई। इसका जो आंसर होगा, देखिए ये क्लासेज अभी लाइव चल रहा है, ये पेड क्लास में यूट्यूब पे भी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगा, है ना। खैर, तो इसका जो आंसर हो जाएगा भाई, ये विकिरण के कारण ऐसा होता है। और अब हम लोग बचपन से इसके बारे में पढ़ते हैं, तो भाई संघनन के कारण से होगा ही नहीं ना। आप सबको पता है कि विकिरण के कारण से मेघाई रात जो है पृथ्वी का तापमान मेघों से क्या करता है, परिवर्तित होकर पुनः जो है पृथ्वी में लौट आता है, और वायुमंडल गर्म बना रहता है, आपको पता ही होगा। तो इस कारण से ऐसा होता है, और ये चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, सही है। अब देखो भाई, कहता है कि भूमध्य क्षेत्र, जो भूमध्य क्षेत्र होता है ना, ये बोला जा रहा है कि भूमध्य क्षेत्र गर्मी की वर्षा करता है क्या, ऐसा ठीक है। भूमध्य क्षेत्र क्या करता है भैया, बताओ। तो आप कहेंगे सर नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ पे भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा करता है। भूमध्य क्षेत्र, ये भूमध्य क्षेत्र जो होता है, भूमध्य क्षेत्र आपको पता है ना भाई कौन सा क्षेत्र होगा, भूमध्य क्षेत्र जाड़े में वर्षा करता है। अगला पॉइंट है कि मानसूनी क्षेत्र पूरे साल वर्षा, भारी वर्षा करता है। ये तो जाहिर सी बात है, मानसूनी क्षेत्र पूरे साल नहीं, इसका भी सीजन होता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भाई मरुस्थलीय क्षेत्र में तो वर्षा आपको पता है बहुत कम होता है ना। तो आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। भूमध्य क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य क्षेत्र आपको पता होगा, ये ग्लोब है अपना, ये 0 डिग्री अक्षांश है, और भूमध्य क्षेत्र आपको मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया हूँ, बस आप अभी इतना ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दामोदर नदी निकलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, चौथा नंबर का प्रश्न है ना। हाँ, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, दामोदर नदी। और अगर आप इंडिया के मैप की बात कीजिए, अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपना प्यारा सा इंडिया है, और आप इसका ये अगर मैं आपको छोटा सा एक मैप बना के दिखाऊं तो आप आराम से इसका आंसर टिक कर लीजिएगा, है ना। जो थ्योरी वाला बैच में है, बहुत अच्छे से मैं इसके बारे में पढ़ाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ना कि अगर एक बार थ्योरी नहीं पढ़े तो एक बार थ्योरी पढ़ लो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। सारे चीज़ नहीं रट सकते हैं। तो देखो दामोदर नदी कहाँ से निकलता है, आप बताइए सभी लोग, चौथा नंबर का क्वेश्चन है ना। तो आप कहेंगे सर दामोदर जो नदी निकलता है, यह कहाँ से निकलता है, तो आप कहिएगा ये निकलता है छोटा नागपुर पठार से। और छोटा नागपुर पठार आपको पता ही होगा, इसके बारे में मैं आपको गला फाड़ फाड़ के बताऊं तो दामोदर नदी जो का उद्गम जो है पलामू कहाँ पे है, तो सर आप कहेंगे सर झारखंड में, यहाँ है झारखंड, आपको पता होगा। और यहीं से यह रिवर जो है निकलती है। तो छोटा नागपुर पठार अभी झारखंड में है, पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। अच्छा क्वेश्चन है यार, और प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अच्छा लेवल का ये सारे क्वेश्चन है। और इसमें अगर आपका 50 सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हो रहा है। अगला प्रश्न है कि खरीफ फसलों को डाइस मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली जो है फसलें के रूप में वर्णित किया जा सकता है। 5 नंबर का आंसर देखना, ठीक है। 5 नंबर का आंसर देखना, 5 नंबर का जो खरीफ फसल है इसके बारे में चर्चा की। तो खरीफ फसल आपको पता है, ये सब तो अच्छा क्वेश्चन भी है और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ना। तो खरीफ फसलों में को जो है वर्षा मौसम की शुरुआत के बाद बोई जाने वाली ये फसलें हैं, आपको पता होगा, है ना, जिसमें धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ज्वार, अरहर, जूट, गन्ना, मूंग, सोयाबीन, ये सब होता है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है ना। तो खरीफ फसल बोला जाए तो भाई इसका जो है क्या होगा, तो आप सब मुझे पता है, अब सभी लोग आंसर टिक कर दीजिएगा।
हाँ बिल्कुल, वर्षा के समय में जो है, ये वर्षा के समय में मतलब कि जून से शुरू हो जाता है ना, जून से यह शुरू हो जाता है ना, तो ध्यान रखना जून जुलाई से शुरू हो जाता है, ध्यान रखना खरीफ फसल की बोने की प्रक्रिया। चलो, और वर्षा भी ये सीजन में शुरू होता है। अब आ गया पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको बनाना है। कह रहा है क्वेश्चन कि भाई बताओ भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था। आप देखो क्वेश्चन के बारे में नहीं भी जानते हैं तो आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखो ये आपके मन में या तो होगा संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल तो बिल्कुल होगा ही नहीं, भारतीय संसद के द्वारा आपको इसके लेके यहाँ पे डाउट होगा, ब्रिटिश संसद तो भाई जैसे बात है ब्रिटिश से तो नफरत था तो भाई कैसे हो सकता है, तो आपके सामने 2 ऑप्शन होगा, ऐसे क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। और वहाँ पे जो मैं करवाता हूँ जो पेड क्लास है, सॉरी ये क्या कहते हैं, जो पेड क्लास में जो वो चलता है मॉक टेस्ट, वहाँ पे मैं सारी चीज़ बताता हूँ। देखो भारतीय संविधान को अपनाया गया तो जाहिर सी बात है भारतीय संसद तो पहले संविधान का निर्माण होगा तब ना संविधान में संसद बनेगा, आप ही सब पता, आपको पता होगा। तो संसद में कौन होता है, आप कहेंगे सर लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और राष्ट्रपति होता है, इसके बारे में कई बार बता चुका हूँ। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि एग्जाम में ना ऑप्शन इस तरीके से आ जाता है तो आप गलती कर बैठते, तो आंसर क्या होगा इसका, ए हो जाएगा। ठीक है, 6 का ए हो जाएगा। इस संविधान सभा के द्वारा जो है संविधान को अपनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है ये मॉक टेस्ट है और मॉक टेस्ट भैया आपको लगाना है और मैं साथ में आंसर बताते जा रहा हूँ। ठीक है, तो नीली क्रांति कृषि, नील उत्पादन, जूट उत्पादन और मत्स्य उत्पादन। नीली क्रांति सबको पता होगा, ये तो बहुत आसान है। तो किससे संबंधित होगा भाई नीली क्रांति, ये बोला जा रहा है तो आपको पता है मत्स्य उत्पादन से, है ना। किससे, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे लगभग 60% लोग सही जवाब दिए हैं, लेकिन तो पर भी फिर 40% लोग अभी गलत जवाब दे रहे हो। ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, 7 का मत्स्य उत्पादन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार, अब देखना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहता है कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, आर्टिकल। और ये अच्छा, ये आर्टिकल का नाम जो है ना आपको पता होगा, आर्टिकल 32 है, 40 है, 498 है या फिर अनुच्छेद 51 है ना। तो आपको अगर पता होगा तो अनुच्छेद 32 तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर दीजिएगा, तो ये तो होगा नहीं, है ना। अनुच्छेद 51 तो बिल्कुल आप यहाँ पे बोल सकते हैं सर ये भी नहीं हो सकता है। और भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है, यहाँ पे 498 दिया गया, तो ये तो डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, है ना। इसलिए कह रहा हूँ ना कि भाई क्वेश्चन को ऐसे एलिमिनेट करना है, क्वेश्चन को ऐसे सही करना है, तरीका आपको पता होना चाहिए। और गांधी जी का जो अनुच्छेद है ग्राम पंचायत से संबंधित है, अनुच्छेद 40 जो है गांधी जी से संबंधित है, तो भाई आपको पता होगा इसका आंसर हो जाएगा बी। कई बार मैं बता चुका हूँ, तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, और इसे गांधी जी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें 100 क्वेश्चन करवाऊंगा तो पूरा डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगा तो बड़ी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप लोग का ये रहा कि भाई सर पूरा चारों ऑप्शन को डिटेल में चर्चा करवा दीजिए, तो भाई करवा दूंगा, उसके लिए निश्चिंत मत रहिए ना, क्योंकि अभी जो है आपको पता है कि क्वेश्चन की संख्या इसमें ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट में करवाऊंगा चूँकि ये मॉक टेस्ट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न 9 नंबर का है कि न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और सर्वोच्च न्यायालय भैया क्या कर सकता है ये बोला जा रहा है। न्यायिक पूर्वावलोकन 9 नंबर का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये दूसरा, पहला ऑप्शन में कहता है कि यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों को, मतलब कि सभी प्रकरणों पर जो है अंतिम अधिकार प्राप्त होता है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण नहीं कर सकता है, ये महाभियोग के द्वारा ऐसा होता है राष्ट्रपति के विरुद्ध, आपको पता होगा, है ना, जो कि संसद में लाया जाता है। चलिए अब अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है यहाँ पे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे निर्णीत प्रकरणों की, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, सर्वोच्च न्यायालय से ऐसा होता ही नहीं है। देखिए किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, बिल्कुल ऐसा कर सकता है, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ये भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, कहाँ पे है भाई? तो ये तो सबको पता है भाई, मौलिक अधिकार तो जाहिर सी बात है आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, संविधान के 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के बारे में है। देखो कुछ क्वेश्चन आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो मौलिक अधिकार से संबंधित है, ये जनता के लिए है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य का कल्याणकारी निदेशक आदर्श वर्णित है, तो किस में होगा? संविधान की प्रस्तावना में तो होगा ही नहीं, है ना।
प्रस्तावना के बारे में बहुत अच्छे देखते हैं भाई कितने, तो ये आपको पता है कि ये तीनों ऑप्शन गलत है, और जाहिर सी बात है इसका जो हो जाएगा राज्य के बारे में, राज्य के कल्याणकारी के बारे में जो निर्देशक दिया गया है या फिर निर्देश दिया गया है, यह नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तो आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। मैंने अभी हालांकि इसके बारे में बता दिया हूं, तो भाई कैसे हटाया जा सकता है, तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो आप कहेंगे सर आप तो बताए थे हमें महाभियोग के द्वारा, तो महाभियोग कहाँ पे लाया जाएगा, तो आप कहेंगे सर महाभियोग आप ही बता दीजिए ना। तो अब देख लो, कहता है प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं हटा सकता है, लोकसभा के द्वारा नहीं हटा सकता है, राष्ट्रपति के भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा बिल्कुल नहीं हटा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, क्योंकि संसद में मैंने आपको बताया कि संसद में जो है क्या होता है भैया, तो आप कहेंगे सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बना है, और संसद में ही महाभियोग लाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, और तब राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो आर्टिकल 61 के तहत संसद के द्वारा जो है, संसद जो है इसे हटाया जाता है। इसके क्राइटेरिया है ना, तो मैं बता चुका हूँ, इन पॉलिटिकल साइंस में मैं पढ़ाया था, बहुत डिटेल में इसके बारे में चर्चा की हूँ, हालांकि अभी भी तो बता दिया हूँ, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम का लेवल का है भैया, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छा है। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि कहता है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है, ये बोला जा रहा है। लोकसभा के प्रतिनिधित्व बताइएगा भैया, दूसरे और तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य होगा, ये बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी लोग दीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे कौन है, तो आप कहेंगे सर यूपी है, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे कौन है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। स्टार मार्क कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी सी हो जाएगा, ठीक ना। 12 का सी हो जाएगा, 12 का सी। अगला प्रश्न है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। ये जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था से भाई आपको समझना है। पहले तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि नियोजित अर्थव्यवस्था क्या होता है ना। तो देखो भाई, ये जो है निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर होता है, और जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है, मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों का उद्यम एक, मतलब कि दोनों का सम्मिलित रूप होता है ना। तो आप सबको पता है, तो ये नाम से ही पता चल गया कि यहाँ पे नियोजित अर्थव्यवस्था जो है के अंतर्गत अब किसको रखेंगे, जो मिश्रित होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित है, मैंने आपको बताया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का सम्मिलित रूप हो। ऐसे समझिए, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आसान होते हैं ना कि भाई आराम से इसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। इकोनॉमिक्स से लोग डरते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ पढ़ो ना एक बार, फिर आपको पता लगेगा कि इकोनॉमिक्स में मैं हलवा बना देता हूँ आपको, इकोनॉमिक्स सेक्शन आपके लिए। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, आय का भाई पैसा आने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऐसे समझिए, ठीक है ना। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, और ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है भैया। बताओ सभी लोग जल्दी जल्दी। तो आप कहेंगे सर यह जो है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष जो टैक्स है ना, प्रत्यक्ष टैक्स भाई आप सबको बताइए, कोई भी सामान पे लिया जाता है, आपको पता होगा। तो इसी से भारत का जो है ये सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष टैक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ध्यान रखना। चलो 14 का ये आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का सभी लोग जवाब दीजिए। 15 नंबर का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि भाई आप लोग 40% से ज़्यादा लोग आज जवाब नहीं दे पाइएगा इस क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि क्वेश्चन का लिए स्तर अच्छा है। कहता है कि भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, संतोषजनक रही है, किस में रही है, ये बोला जा रहा है। तो 15 नंबर का बताओ जल्दी जल्दी। तो आप कहेंगे सर कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था, तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पे है भैया। तो माजुली द्वीप के बारे में अगर आपको बताऊँ, और ये क्वेश्चन बार बार पूछे थे, अपने दिमाग में ये सेट भी कर लीजिएगा। ये अपना अगर मैं प्यारा सा भारत का मैप बनाऊँ, है ना। अच्छा, कुछ लोग बोले सर आपने बहुत कम जगह में कैसे मैप बना लेते, भाई ये एक्सपीरियंस होता है, मैं बार बार बनाता हूँ, पढ़ाता हूँ आप लोगों को, और ये सारे सेक्टर हम लोग का दिमाग में फिट हो जाता है ना। खैर चलिए, तो देखना ये माजुली द्वीप कहाँ पे होगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे पूर्वोत्तर राज्य में होगा, जाहिर सी बात है। तो ये अब देखना बोला जा रहा है कि माजुली किस नदी पर स्थित है, ये बोला जा रहा है। तो आप ही सोचो, गोदावरी नदी तो ये प्रादीपीय नदी है, ब्रह्मपुत्रा
छोड़ो, ब्रह्मपुत्रा के बारे में आपको पता है कि भाई ब्रह्मपुत्रा हो सकता है, नर्मदा के बारे में आपको पता है, कावेरी के बारे में पता है, ये सब जो है यह कौन सा, तो यह दक्षिणी भारत की नदी है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो आप कहेंगे सर अच्छा इसका मतलब ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, हाँ 16 का आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत जवाब दिए हैं, मुझे पता है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, देखिए यहाँ पे हम लोग रिवर सिस्टम जो पढ़ते हैं, गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र, 3 तंत्र पढ़ते हैं। 9वीं क्लास का ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पूछे गए बिहार के, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है, और ब्रह्मपुत्रा नदी इस तरीके से ऐसे होके गुजरता है ना, ऐसे म्यांमार होते हुए, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन का स्तर अच्छा है, सभी लोग अब देखते हैं कितने, अब जरूर बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चलो अब यहाँ पे देखिएगा, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कहता है कि पुस्तक, इसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। और बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया हूँ आप लोगों को, आप देख सकते हैं, और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का लेखक कौन है आपसे पूछ रहा है। तो भाई आपको डार्विन का नाम पता ही होगा, है ना, चार्ल्स डार्विन का नाम। मैंने उद विकास का जो चैप्टर पढ़ाया था, उद इवोल्यूशन का, इंग्लिश में इवोल्यूशन बोलेंगे भाई, तो उद विकास से बोल सकते हैं, उद विकास। तो ये चैप्टर में मैंने इसके बारे में बताया था। तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ए हो जाएगा 17 का आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, अब यहाँ पे देखना, नृत्य से संबंधित है और नृत्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रहता ही है, कहता है कि कथकली की जो है जड़ें किस राज्य की है। मतलब ये कथकली, ऐसे सोच सकते हैं कि कथकली नृत्य जो है कौन से राज्य से संबंधित है। अब इसका आंसर तो सबको पता है भैया, 7-8 जो है आपको पता है कि ये नृत्य है। जल्दी जल्दी बताओ भाई, क्वेश्चन हालांकि 20 मिनट का हो गया, और अभी हम लोग 18-19 मिनट का वीडियो हो गया, अभी हम लोग 18 नंबर पे ही अटके हुए। मैं थोड़ा सा फास्ट में करवाऊंगा। तो देखना ये आंसर हो जाएगा भैया, सी हो जाएगा। ये केरल से है ना, केरल से है, ध्यान रखना। कथकली मैं बोल रहा हूँ, कथकली। और कथक कहाँ का है, कथक आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कथक, ये कथकली है, और कथक कहाँ का है, कथक कहाँ का नृत्य है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। इसका आंसर तो सी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है ना, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। क्या स्थित है ये बोला जा रहा है, भारतीय रेगिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र में क्या स्थित है ये बोला जा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग आराम से जवाब दीजिएगा, मुझे पता है 19 नंबर का। हाँ सभी लोग सही जवाब दे रहे हैं। तो भैया अरावली, क्योंकि अगर रेगिस्तान की बात की जाए, मैं थोड़ा सा अगर मैं आपको मैप बना के दिखा दूँ, ये अपना प्यारा सा इंडिया है ना, ये प्यारा सा इंडिया है ना। और यहाँ पे आपको पता है कि राजस्थान है, और यहीं पे अरावली का श्रेणी है ना यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है यह जो है क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे सर यह अरावली के पहाड़ी है, आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 19 का आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि बिहार बंगाल से अलग हुआ था। पृथक का मतलब होता है अलग होना, बता दो भाई। 1911, 1912, 1913। अब देखो इस क्वेश्चन को आराम से देखिए। 1914 तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ ही नहीं था, 1913 में भी नहीं हुआ था। 1911 और 12 के लेके डाउट रहा था भैया। 11 में घोषणा हुआ था, और 12 में जो है क्या हुआ था, तो आप कहिएगा सर 12 में बिहार जो है 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च तिथि भी ध्यान रखिएगा, 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। और 22 मार्च को प्रत्येक साल बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, आपको पता होगा। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का बी होगा आंसर, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका नारा किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, और मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हालांकि स्टैटिक जीके में इसे पढ़ते हैं आप। तो आप सबको बताइए भगत सिंह ने नारा दिया था, इसका 21 का आंसर हो जाएगा सी। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से मीठे पानी का झील है, नहीं है। मीठे पानी का झील का मतलब अब पानी वहाँ पे मीठा नहीं होता है भैया। अब यहाँ पे मीठे पानी का झील का मतलब लोग समझ लेते हैं कि भाई पानी मीठा होगा, भैया पानी मीठा नहीं होता। जो पीने योग्य पानी होता है उसे हम लोग मीठे पानी का झील कहते हैं, ठीक है ना, जिसका पानी हम पी सकते हैं। बता दो जल्दी। तो भाई आप सबको बताया कि कौन नहीं है ये बोला जा रहा है। तो भाई डल झील, लोकटक झील और ये बड़ा पानी झील, ये तीनों मीठे पानी का झील है। और सांभर झील जो है यह मीठे पानी का झील नहीं है, स्टार मार्क कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और 22 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है, फलीदार फसल है, फलीदार फसल है,
23 का बता सकते हो। तो ये दालें हो जाएगा, दाल में फल होता है, बाकी ये मोटे अनाज, तिल और ज्वार। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है भाई आप आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं, इसमें तो जान ही नहीं था। और इसमें भी देखो 50% ही लोग जवाब दे पाए हों, बताइए तो कैसे हो पाएगा। इसमें मैं बोल रहा हूँ ना लगभग यार 70 to 80% लोगों का जवाब होना चाहिए। इसलिए भाई कह रहा हूँ ना कि भाई आपका स्तर मतलब इसका मतलब थोड़ा सा लो है तो आपको बढ़ाना है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो आंसर ए हो जाएगा 23 का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। दिल्ली शहर बता दो, तो भाई सबको पता है यमुना नदी के किनारे हैं, है ना, यमुना नदी के किनारे आपको पता होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। कहता है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है, ये बोला जा रहा है। 25 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा भैया। तो देखो अभी ना इसमें आपको 3 और जोड़ देना है, 33 हो गया है ना, 33 हो गया है, 33 हो गया है, 33 मुख्य न्यायाधीश अगर शामिल किया जाए, तो अगर न्यायाधीशों की संख्या 30 ही होगा और मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाता है तो भाई 33 हो जाएगा। इसकी संख्या आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर न्यायाधीश बोला है ना तो भाई इसका 30 ही होगा, ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है यदि मैथ का क्वेश्चन है। देखो मैथ का क्वेश्चन मैं क्या करूंगा, जैसे सब सेट में लगभग 8 से 9 क्वेश्चन मैथ का है, तो जैसे 10 सेट हो जाएगा तो एक ही में मैं डिस्कस करवा दूंगा, ठीक है। तो मैथ का अगर चाहिए तो आप बना सकते हैं, मैथ का मैं नहीं बनाऊंगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ का जो सोल्यूशन है ना, जैसे यहाँ पे होगा एक जगह लगभग, या फिर हो सकता है 5 मॉक टेस्ट में एक साथ में करवा दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं डायरेक्ट हम लोग। अब यहाँ पे देखना भैया, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, कहता है कि भाई खोलकर अगर आप खुले छोड़ देते हैं तो रूम का स्थिति क्या होता है, या ये बोला जा रहा है 29 का। तो कहता है कि आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब आपको जवाब देना है भैया। अब देखते हैं इसका कितना लोग जवाब दे पाते हैं। भाई ठंडा नहीं होगा, आप सब लोग ठंडा ए मार रहे हैं भैया, ए नहीं होगा भाई साहब, ए गलत सभी लोग मार रहे हो, ए नहीं होगा। बी नंबर में है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। भाई बिल्कुल ये नहीं होगा। इसमें पहले क्या होता है, कमरे थोड़ा गर्म होगा, मतलब कि अंततः जो है कमरे को गर्म कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर चल देगा तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 29 नंबर का सी हो जाएगा। अब यार इजी से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, है ना। ध्यान रखना इसका थोड़ा सा गर्म होता है ना, ये थोड़ा सा गर्म होता है रेफ्रिजरेटर, तो सॉरी कमरे थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जा सकता है। रेडियम अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। और ये बिहार के एग्जाम में और पहले भी पूछे गए बिहार पुलिस में क्वेश्चन, ठीक है। 30 नंबर का बता दो जल्दी जल्दी से आप लोग, सभी लोग बताइए 30 नंबर का आंसर क्या होगा भैया। तो बी हो जाएगा। यह जो है यह पिंच ब्लेड होता है, ध्यान रखना पिंच ब्लेड में प्रयोग किया जाता है। वायु क्या है, मैं आपको जब तत्व यौगिक और मिश्रण पढ़ा रहा था ये पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में, तो बहुत कायदे से इसके बारे में पढ़ाया था, है ना। तो क्या होगा भैया, तो आप कहेंगे सर वायु एक क्या है, वायु क्या है, वायु आप कहेंगे सर मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है, मिश्रण है वायु। मतलब कि जिसका फार्मूला बनता है यह तत्व और यौगिक होता है, ये विद्युत अपघटक तो आपको हटा ही देना है। तो भाई वायु क्या है, मिश्रण होता है ना। 31 का आंसर क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। जिसका फार्मूला ना हो उसे मिश्रण कहते हैं। केमिस्ट्री में मैं एकदम ट्रिक से पढ़ाया हूँ। अब कहता है अगला क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, पारद धातु, पारद धातु, पारद धातु मिश्रण है किसका, पारद में किसका किसका मिश्रण होता है, जल्दी जल्दी बता दो आप सभी लोग, है ना। अब देखो सब लोग डी मार रहा है, कोई सी मार रहा है, भाई कितना गलत कर रहे हो भाई। 32 का बताओ जल्दी। 32 का होगा सी, यह जो है मिश्र धातु होता है भैया, मिश्र धातु होता है। सी इज द राइट आंसर होगा, सी होगा इसका, सी होगा 32 का सी होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोयले का सामान्य प्रकार है, सामान्य प्रकार है कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा होगा, बल जल्दी से बताना है, ठीक है।
तो बिटुमिनस कोयला जो है यह समान प्रकार है। देखो बिटुमिनस इसलिए समान प्रकार का कोयला है, आपके मन में अभी क्वेश्चन आएगा, मुझे पता है। 33 का तो आंसर ये हो जाएगा। देखो बिटुमिनस एक प्रकार का समान कोयला है जिसमें कार्बन का अंश ये जो है 70 से कितना से 70 से 90% तक होता है, जबकि एंथ्रोसाइट कोयला में एंथ्रोसाइट बहुत कठोर होता है और इनमें कार्बन 90% से अधिक होता है और इसके भंडार बहुत ही सीमित है एंथ्रोसाइट का। तो आपको बिटुमिनस आपका आंसर टिक करना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग एंथ्रोसाइट लगा रहे थे, भैया मैं देख रहा हूँ सब कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि स्वर्ण का आणविक सूत्र है। अब देखो आप सबको पता है कि पृथ्वी पे 118 तत्व अभी खोजे गए हैं और 18 तत्व में से तत्व का नाम ही पूछ दिया गया कि जो सोना है ना, इसका आणविक सूत्र क्या होता है। सोना को जो है, सोना का सिंबल क्या है, सिंबल क्या दिया गया है, ऐसे समझिए। केमिस्ट्री को एक आम जीवन में जैसे जीते ना वैसे जी के पड़िए, है ना। तो देखो स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या है, तो ये सूत्र नहीं होता है, जैसे नामकरण कर दिया गया है, ठीक है। बता दो भाई। 34 का सबको पता है Au होता है और चांदी का Ag होता है ना, आपको पता होगा। तो आंसर हो जाएगा Au। आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन 35 नंबर का है। कहता है डाइस पौधे में जल का परिवहन का कार्य करता है। भाई पौधे में जल ले जाने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा या फ्लोएम करेगा। अब आप सबको पता है कि क्वेश्चन को, ये क्लोरोप्लास्ट का तो काम आपको पता ही है कि क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ये सहारा करता है ना। सिराएँ तो होगा ही नहीं, आपको पता ही होगा। तो ये दोनों में आप कन्फ्यूज में है, मुझे पता है, और मैक्सिमम लोग यहाँ पे दोनों में ही आंसर कर रहे हैं। बताओ जल्दी जल्दी। 35 का कौन हो जाएगा, तो आपके सर जाइलम। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं जाइलम, कुछ लोग बोल रहे हैं फ्लोएम। तो भैया जाइलम होगा, नाम से ही है जाइलम, और जल का ले जाने का काम जाइलम करेगा। ध्यान रखना। और खनिज लवण जो है ये फ्लोएम लेके जाता है यार पूरे पौधे में। तो ध्यान रखना जाइलम पूरे पौधे में जल का काम ले जाने का करेगा। 35 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चलो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। कहता है कि माँ पौधे की भांति, मैं क्या बोल रहा हूँ, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, ये बोला जा रहा है 36 का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है 36 का। और आप सबको पता है बीजों से और कटा तना से, है ना। तो बीजों से कटा तना से, बीजों से कटा तना से, तो आंसर दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। 36 का हो जाएगा डी। और ये 6ठी क्लास के NCERT के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि विकास का मुख्य कारक क्या है। विकास का मुख्य, अगर विकास कोई भी जीव है उसका विकास जो होता है तो उसका मुख्य कारक क्या है, किस कारण मुख्य विकास करने का मुख्य कारक क्या है, ये बोला जा रहा है। मैं अगर साधारण शब्दों में बताऊँ तो आप सबको बताइए। पर आपके ये उत्परिवर्तन नहीं होगा, गलती कर रहे हैं। लैंगिक जनन भी नहीं होगा, ये प्राकृतिक वरण होता है, यह ध्यान रखना। प्राकृतिक वरण होगा, डी इज द राइट आंसर होगा 37 का, गलती मत करना। हाँ ये मैथ का क्वेश्चन है। फिर से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैथ का क्वेश्चन एक जगह हम लोग कर लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। 37 का भी मैथ का क्वेश्चन है, अगर आपसे बन रहा है तो बना लीजिएगा, ठीक है। आप जवाब दे सकते हैं। सॉरी 39 और 40 का भी मैथ का क्वेश्चन था, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन मैथ का भी करवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि आंसर बता दूँ, चलो आंसर बता देता हूँ। देखो 39 का आंसर देख लीजिएगा। हालांकि मैं बनाऊंगा तो यार थोड़ा सा टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथ का थोड़ा सा अलग से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो 39 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ठीक है। अगर बना के देखिएगा आपका बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बी हो जाएगा। और 40 का जो आंसर, 40 तो बहुत आसान है था, हालांकि वो भी 39 भी आसान था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा सी, 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो 41 नंबर का आंसर देखो, सभी लोग जवाब दीजिए 48 नंबर का क्वेश्चन का, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह है मरुभूमि में अपरदन का शक्तिशाली स्रोत है। ध्यान रखना 41 का भैया। तो ये हवा होता है और ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ गला फाड़ फाड़ के। कहता है कि भारत की सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी है। सूचना प्रौद्योगिकी भारत की राजधानी नहीं पूछा है, सूचना में ये तो पता होगा कि भाई सब ये मतलब कि कर्नाटक में है, तो इसका आंसर सभी लोग टिक कर दीजिएगा, मुझे पता है। तो सी बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। और बेंगलुरु को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है, तो भाई ये हो जाएगा सी बेंगलुरु हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है। हम्पी तो आप सबको पता है, ये तो अच्छा बताइएगा। अब यहाँ पे मुझे पता है। अब देखो आइए, अब लो गलती कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं तमिलनाडु, कुछ लोग बोल रहे हैं कर्नाटक। जो गया भैंस पानी में, भैया गलती नहीं करना है, ये हम्पी कर्नाटक में है दोस्त, कर्नाटक में है। कुछ लोग एमपी भी बोल रहे हैं, एमपी तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो एमपी कहाँ से आ जाएगा भैया, कर्नाटक में एमपी है, ठीक है।
हम्पी कर्नाटक में है दोस्त, कर्नाटक में हम्पी है। हम्पी 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 के बारे में नहीं सुने हैं? बता दो। देखो तुंगभद्रा नदी के किनारे है हम्पी, आपको पता होगा, और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करता था, ध्यान रखना भैया। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना गुरु विद्यारण्य की सहायता से हरि और बुक्का नामक 2 भाई ने किया था 1336 ईस्वी में। अच्छा क्वेश्चन है ये, 1336 ईस्वी में किया था, है ना? तो गलती नहीं करना है, ठीक है ना। हम्पी कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। कहता है अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भाई प्रातः काल गाए जाने वाला राग कौन सा है मॉर्निंग के टाइम में? आप लोग ये सबको पता है। मिथिला वाले तो जरूर सभी लोग आंसर सही टिक करेंगे, है ना। मिथिला वाले सभी भाई करेंगे इसका आंसर ठीक। तो भैरवी आपको पता होगा, भैरवी इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये प्रातः काल में गाया जाने वाला जो राग है ना, ये भैरवी है, जबकि राग भूताली रात्रि में गाया जाता है और प्रथम प्रहर में गाया जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, भूताली से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो रात के समय गाया जाता है, सोने के समय, मॉर्निंग के टाइम में भैरवी गाया जाता है, ठीक है। चलो भाई मिथिला वाले जवाब दिए होंगे, मुझे पता है। कहता है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देता है। इसका क्या कारण है? क्या कारण हो सकता है बताओ? तो आप कहेंगे सर यह अति सूक्ष्म आकार का होता है, अति विशाल आकार का होता है, अति उच्च घनत्व होता है, अति निम्न घनत्व होता है, मतलब कि ज़्यादा घनत्व होता है और बहुत कम घनत्व होता है। सी और डी में ये कहा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है और सभी लोग जवाब दीजिएगा भैया क्या होता है। तो भैया आप कहेंगे सर सी हो जाएगा, यह अति विशाल होता है। थोड़ा सा ध्यान रखना, सी इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया था भैया। तो 46 का बताओ जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई 46 का? तो आप कहेंगे सर 46 का आंसर हो जाएगा कांग्रेस विभाजन के स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 46 का डी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क का निर्माण करवाया था। और ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आराम से आप इसका टिक करेंगे सर ये तो हमने पढ़े थे और मैंने पढ़ाया भी था। कौन होगा? इल्तुतमिश होगा, गयासुद्दीन तुगलक होगा। अब देखो अल्लो, अब सिकंदर लोदी सब टिक कर रहा है भैया। अल्लो कुछ गयासुद्दीन तुगलक टिक कर रहा है, बताओ कौन होगा? अब भैया आंसर हो जाएगा सी, फिरोज शाह तुगलक सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में नहर का निर्माण करवाया था। और दिल्ली सल्तनत पे कितने शासक होता है? जिक्के तशल होता है, तौशाला, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये होता है। मैं गल्ला फार पार के बहुत अच्छे से थ्योरी वाला बैच में पढ़ाया हूँ। तो अगर अभी भी आपका कंसेप्ट नहीं है ना भैया, तो आ जाओ मेरे साथ थ्योरी वाला बैच में आके पढ़ सकते हो। अभी भी टाइम है कि भाई आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि ये अलमाटी है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? अलमाटी बांध ये बोला जा रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ज्योग्राफी में गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया हुआ अलमाटी बांध के बारे में। तो यह जो है कृष्णा नदी के किनारे है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? मैंने आपको जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाया था, शेरशाह के बारे में कौन नहीं जानता है यार? हमें तो आंसर अभी नहीं बताना चाहिए, आप लोग आंसर देते हैं। हालांकि अब तो आपको आंसर बता दिया, तो मैं टिक भी कर देता हूँ। शेरशाह हो जाएगा, जीटी रोड का निर्माण करवाया था, ठीक है। शेरशाह सूरी, सासाराम तो सुने ही होंगे, जो रोहतास जिला का होगा भैया आपको पता ही होगा। रोहतास वाले सब खुशी खुशी में आंसर टिक कर रहे हैं और हंस भी रही है भैया, हंसना नहीं है रोहतास वाले। आपका जिला का क्वेश्चन था तो आपने सही कर लिया, तो मुझे पता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का क्वेश्चन। कहता है 50 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भाई देखो, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना दोस्त। और ध्यान में रखना, श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे माना जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में है डॉक्टर जीबी कुरियन, श्री एस नाथ, उसके बाद यहाँ पे श्री एस के भारद्वाज है और मेरा आरजे देसाई है। तो आप सबको ये पता ही है श्वेत क्रांति का जनक हम लोग किसे कहते हैं। 50 नंबर का क्वेश्चन का लेवल अच्छा। और देखते हैं भाई कितने लोग सही। यार इतने इजी क्वेश्चन को भी गलत कर रहे हो, बताए कैसे होगा? कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? आपको पता है कि 1965 में गुजरात के आनंद में स्थापित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, मतलब कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDB
का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे सर कुरियन तो आपने पढ़ाए थे, मैं जीवी कुरियन के बारे में पढ़ाया था ना। तो भाई जीवी कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक बोला जा रहा है, तो ए आंसर होगा। क्यों यार आप लोग सी मार रहे हैं, कोई डी मार रहा है? ए होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय को में जो है नोबेल पुरस्कार मिला? किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला है ये सीवी रमन को? आप सबको पता है ये इसके बारे में। तो सीवी रमन के बारे में जो नहीं जानते हैं भैया तो अभी समझ लो। तो आप कहेंगे सर इसके बारे में सब जानते हैं, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। आंसर क्या होगा? सीवी रमन में बोल रहा हूँ 51 का सी हो जाएगा, 51 नंबर का सी हो जाएगा। गला दुख गया यार, बहुत मैं चिल्ला रहा हूँ ना। तो इसका पूरा नाम था डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन था, है ना। और जिन्हें 1930 में किसमें? तो 1930 में, इस तिथि को थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 1930 में इसे भौतिक के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था। तो सी इज द राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अल्फांसो है, अल्फांसो यार आप सबको पता है कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया था पुर्तगाली, मैं आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो बहुत अच्छा से पढ़ा था अल्फांसो आम के बारे में। ये पुर्तगाली का दिन है अल्फांसो आम, है ना। तो कहता है कि भाई ये, अच्छा मैं आंसर बता ही दिया यार, मुझे आंसर नहीं बताना चाहिए। अब जब मैं जैसे बोल दिया हूँ तब सब लोग बोल रहे हैं आम है, आम है, ठीक है, डी हो जाएगा। अल्फांसो आम है जो कि पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था। और ये क्वेश्चन डीप में कोई नहीं पढ़ाता है, मैं पढ़ाया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो तो अब 52 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये भी अच्छे क्वेश्चन है, मसौदा तैयार करने वाले। तो भाई बताओ जरा सा। तो आंसर सबको हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पता ही होगा आपको, है ना। तो डी होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शक संवत। अब ये भी स्टार मार्क कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछे गए। तो शक संवत 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है और प्रकट करता है। तो भाई किसके शासनकाल से शुरू होता है शक संवत? आपको पता है। तो भैया मैंने आपको जब प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा रहा था, बहुत गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था, तो ये कनिष्क के शासनकाल से शक संवत शुरू हुआ था। तो आंसर सब लोग आंसर भी दे रहे हैं ए, है ना। मेरे बच्चे हैं तो भाई आप लोग जवाब देंगे, मुझे पता है मेरे से पढ़े हैं, तो ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन, अब ये देखो वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जर्मनी और ब्रिटेन को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? बताओ 55 का आंसर क्या हो जाएगा भैया? 55 का सी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग सही दे रहे हैं। सॉरी ये तो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सॉरी। तो सी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस होगा। आगे बढ़ते भैया। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इनक्रोफैंडली है? तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, और यह जो हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा, स्टार मार्क कर लेना। और ये चर्चा में भी रहा था तो इसलिए ये क्वेश्चन में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, क्या कारण था? क्यों नहीं हुआ था? आपको पता होगा इसके बारे में। और ये क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप इसमें बिल्कुल, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है तो नहीं बना सकते हैं। देखो विदेशी पूंजी का दुर्बलता जब आता है तो जाहिर सी बात है भारतीय पूंजी को क्या करता है भाई? नुकसान करता है। तो आंसर ये बी हो जाएगा 57 का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नलाइदम जो है काव्य संग्रह है, हिंदी का क्वेश्चन है, बताओ किसका काव्य संग्रह है ना। आप 10वीं क्लास में ये पढ़े होंगे। तो आप कहेंगे सर यह जो है ये 12 अलवर जो संत था ना उसका था। आप हालांकि हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिस्ट्री में भी, चलो ध्यान रखना। तो ये आंसर बी हो जाएगा। और इसमें तो देखो 30% लोग सही दिए थे जवाब, कैसे होगा? ऐसे में कैसे सिलेक्शन होगा बताओ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि विश्व विरासत दिवस जो है मनाया जाता है 59 का। तो आंसर हो जाएगा डी इसका, ठीक है, डी हो जाएगा। 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये छोटा सा क्वेश्चन था। कहता है OIC का अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो भैया इसका आंसर आप सबको पता, जल्दी जल्दी जवाब दो। तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। OIC का मतलब बी आंसर होगा इसका, बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना इसका बी आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना में निम्नलिखित में से किसने जो है गहरी रुचि ली थी? 61 का। तो भाई सबको पता है 61 नंबर का आंसर, मुझे हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे भाई। तो बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने इसके बारे में पढ़ाया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीली क्रांति शब्द किसकी बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तु के संदर्भ में प्रयुक्त करता है? मतलब कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भैया आपको पता है दूध क्रांति वो होगा नहीं, हल्दी तो होगा नहीं, सोना तो होगा नहीं, बताओ क्या हो सकता है? पीली क्रांति बोला जा रहा है, पीली क्रांति। हाँ 62 का, बताओ सभी लोग।
62 का हो जाएगा, खाद से संबंधित है, खाद तेल से संबंधित है, ध्यान रखना पीली क्रांति। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वदेश में विकसित किस वस्तु का नाम पृथ्वी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, ये जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता होगा पृथ्वी जो है क्या है। तो आप कहेंगे सर यह जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी के बारे में मैंने आपको कई बार, ये मध्य दूरी तक जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, एक मिसाइल है एक तरह से। चलो अगला क्वेश्चन है बाढ़ सुपर थर्मल पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जवाब दो। अब देखो सब लोग यहाँ पे उत्तराखंड लगा रहे हैं, भैया ये बिहार में है। बाढ़ 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 नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है, सी हो जाएगा बिहार। चलो अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी। 65 नंबर से 65 का आंसर बताओ सभी लोग। तो ये हालांकि हाँ ये सही, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। स्टार मार्क कर लेना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होता है। अगर बिहार की मैप के बारे में बात किया था, अगर मैं बिहार के अगर रिवर जब मैं पढ़ाया था, सॉरी बिहार का मिट्टी, तो आपको मैंने पढ़ाया था कि भाई बिहार के मिट्टी के बारे में है ना, ये पढ़ाया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। ठीक है ना, नवादा हो जाएगा, नवादा। अगला क्वेश्चन है राज्य प्रशासन का जो है वैधानिक प्रधान होता है। कौन होता है वैधानिक प्रधान, बताओ। बी हो जाएगा, राज्यपाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नींबू खट्टा किस कारण से होता है। 68 का, तो ये तो सबको पता है, इसमें कौन सा एसिड होगा, तो आप कहेंगे सर साइट्रिक एसिड होगा। साइट्रिक होगा, हाँ साइट्रिक एसिड से नींबू खट्टा होता है। और यहाँ पे घुमा के प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि भाई नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो ये साइट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है मतलब कि व्यंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, व्यंजक गलती कौन सा है ये ढूंढना है ना। तो ये हो जाएगा, बाकी सब सही है ना। तो आप कहेंगे सर ये जल में अधिक विलय होता है, जो कि ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा ये। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाकी सब सही था। चलो अगला क्वेश्चन देखना जल्दी जल्दी में, मैं थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, लगभग 1 घंटा का वीडियो हो गया। आप कहेंगे सर डिस्कशन में टाइम लगता ही है ना, मैं तो अभी आपको स्पीड में लेके जा रहा हूँ। अगर पूरा डिटेल में डिस्कशन करवाऊंगा तो 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा। खैर ये मॉक टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर आप लोग का डिमांड रहा है पूरा डिटेल में करवाएं तो मैं करवाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं टाइम देने के लिए तैयार हूँ, आप लोग देखने के लिए तैयार हो, करने के लिए तैयार हो, तभी करवाऊंगा, पता है आपको। कहता है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होता है। अच्छा क्वेश्चन है। पैर की हड्डी जो है, ये पैर की हड्डी में से कौन सा है, ध्यान रखना, ये है 70 नंबर का। तो आपके खोखली होता है, ध्यान रखना है ना। कहता है आप, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कहता है कि मनुष्य के खोपड़ी में हड्डी की संख्या, अब यहाँ पे आप देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। खोपड़ी में बताओ कितने हड्डी है। अच्छा कुछ लोग 32 बोल रहा है, कुछ 29 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है। अब यहाँ पे फंसने वाला क्वेश्चन था ना, इजी क्वेश्चन था। 29 होता है भैया, 29 होता है, 29। ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ लोग यहाँ पे 30 बोल रहा है, 30 नहीं होगा, 29 होगा। इंसुलिन प्राप्त होता है भाई, कहाँ से प्राप्त होता है इंसुलिन। इंसुलिन प्राप्त होता है कहाँ से, 72 का बताओ। डालिया के जड़ों से होता है भैया, बी होगा बिल्कुल। अब यहाँ पे कुछ भाई लोग सही जवाब दिए हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, ये तो सब ये लोग एकदम हंस हंस के जवाब दे रहे हैं भाई, रिफ्लेशिया हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेशिया ही होगा, मुझे पता है। आप लोग 73 का वी होगा, वी वी वी। हाँ ठीक है, जवाब ठीक है आप लोग का, मैं देख रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव में होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक जो होता है, ये जो नाभिक है ना, परमाणु का ये संरचना है। तो ये जो नाभिक है, तो इसमें मैं आपको बता ना कि भाई पिन कर दो, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। 74 का सी। अब सब लोग, अब मैं बोल दिया हूँ, तब सब लोग, सभी, अब देखो, अब जब मैं आंसर स्टार्टिंग में बता दिया था सभी लोग बोल रहे हैं। ठीक है, चलो, इसलिए केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, यार बायोलॉजी बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ लो एक बार, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। कहता है यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर ये +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा। ये अब यहाँ पे बोला कि नॉमेरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये ओवरली क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ठीक है, 75 का, हाँ सी हो जाएगा, 50 हो जाएगा।
50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका जब मैं फिजिक्स पढ़ाया हूँ तो बहुत डिटेल में समझाया हूँ। कहता कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व अधिकतम का कितना होता है, तो आप कहेंगे सर अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना रहता है ना, तब तो अधिकतम घनत्व होता है। और पानी जो बॉयल हो जाता है, पूरे तरीके से खौलने लगता है, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्वनि की वायु में अनुमानतः जो स्पीड होता है कितना होता है, वायु में हवा में कितना होता है, ये बोला जा रहा है। तो सी ये 330 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सबको पता है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसा होता है, 78 का बताओ। सी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, तरंग एवं कणों के जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसके दोनों समान। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ जो है ये क्या है, शुष्क बर्फ क्या है, 79 का, हाँ बी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा इसका भैया, बी इज़ द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथ का है और आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी मैथ का है। मैथ का क्वेश्चन मैं आपको बता ही दिया कि भाई हम लोग इसे 10 क्वेश्चन मैथ का है तो बाद में करें। देखिए मैथ का जो भी क्वेश्चन है ना, आपका सबका आंसर मिल जाएगा, डिटेल सोल्यूशन भी ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम में जाके देख लो। हालांकि इसका मैं सोल्यूशन करवाऊंगा भी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है ना। लगभग 12-15 क्वेश्चन मैं मैथ का ले लिया हूँ, इसमें कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में इस्पात संयंत्रों में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं आता है ना, मतलब प्राइवेट सेक्टर का कौन सा नहीं है, ये बोला जा रहा है 85 का। तो आप कहेंगे सर डी हो जाएगा, टिस्को हो जाएगा। ठीक है, चलो 86 का बताओ। भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे श्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता किसका है, दूसरा सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और उपभोग भी करता है, 86 का, हाँ बिल्कुल चाय का। आप कहेंगे सर चाय का पहला स्थान नहीं है, पहला स्थान चीन का है, ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा भारत का है, और उपभोग लेकिन सबसे ज़्यादा भारत करता है, हाँ दूसरा। भारत एवं श्रीलंका डैश विभाजित किया गया है, तो भाई कौन से जल संधि के तहत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा कुछ सेकेंड का टाइम लूँ आपका, तो अगर मैं दिखाऊँ तो देखो ये इतना प्यारा सा भारत है, कुछ ही सेकेंड का लूँगा, कुछ सेकेंड बोल दिया हूँ तो भाई मिनट में नहीं जाने दूंगा बनाने के लिए, मैप बनाने में। ठीक है, चलो, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे बीच में कौन सा जल संधि है बताओ, है ना, 87 का बताओ। तो भाई ये, हाँ बिल्कुल पाक जल डमरूमध्य है। ठीक है, अब पाक वाला लोग सोच रहे हैं कि पाकिस्तान इधर है, यहाँ पे पाकिस्तान है तो यहाँ पे होगा, नहीं यहाँ पे पाक जल डमरूमध्य है। ठीक है, इसके पीछे किनारे में थ्योरी वाला बैच पढ़ाया हुआ। अब यहाँ पे आपको अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, कह रहा है, अब देखो इंग्लिश में ज़्यादा बिल्कुल नहीं घबराना है। अब बोला जा रहा है कि इसमें से बताओ इनकरेक्ट कौन सा स्पेलिंग है ना, बोला जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना, कौन सा होगा भैया, बताओ। देखो यहाँ पे जो वॉलेंट्री है ये सही हमें दिख रहा है, स्टेशनरी भी सही दिख रहा है, डिलीवरी भी आप लोग डेली करवाते हैं, डिक्शनरी यहाँ पे गलत है ना। डिक्शनरी का स्पेलिंग आप सबको पता है कि कौन सा होगा, क्या होता है भैया, 88 का बता दो, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं 88 का। तो डिक्शनरी का होता है DICTIO NA होता है, ना कि E होता है, यहाँ पे A दे दिया, A होना चाहिए, R हुआ है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा सिली मिस्टेक है, और एग्जामिनर तो आपसे यही तो चाहता है कि भाई आप एग्जाम में क्वेश्चन को गलत करें। देखो इंग्लिश का क्वेश्चन बहुत आसान रहता है बिहार पुलिस में, आप घबरा जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम फ्रेज है ना, तो बोला जा रहा है कि टू द, ये बर्थ होगा, बर्थ 1 लास्ट होगा, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, है ना, ये बोला जा रहा है। बताओ, बता सकते हैं 89 का क्वेश्चन, कितने लोग बता सकते हो। इसका मतलब होता है मृत्यु होना, है ना, मृत्यु होना इसका मतलब। तो ये है बर्थ 1, ये वंस है ना, वंस लास्ट, ये मृत्यु होना को संबोधित कर रहा है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर हाँ बिल्कुल टू डाई होगा, क्योंकि आपको इसका मतलब पता चल गया, तो आप कहेंगे टू डाई का मतलब होता है मरना, है ना, तो भाई ये टू डाई होगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भाई आपको सेलेक्ट करना है द अप्रोप्राइट ऑप्शन दैट कैन बी, ये वर्ड 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ना। अब यहाँ पे जो दिया गया है वर्ड आपको देखने का था, यू नीड टू गेट द कोलेस्ट्रॉल, है ना, फ्रॉम आउट ऑफ योर सिस्टम,
है ना, बताओ, देखते हैं क्या आंसर आप लोग दे पाते हो। इसमें तो भाई देखो तुक्का मार रहे हैं सभी लोग, तुक्का मार रहे हैं भैया, तुक्का। आउट ऑफ वो है, आउट ऑफ को हटाना है। अच्छा मैं थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन में बोला जा रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट in the given sentence if there is no need to substitute it, है ना। बोला जा रहा है कि आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड। अच्छा इसमें आपको यहाँ पे जो है ना, इसमें क्या गलत है, इस ये जो आप है तो भाई इसमें आपको पता करना है, ठीक है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तो आउट ऑफ मुझे लगता है यहाँ पे होना चाहिए, आउट ऑफ है। हाँ बी हो जाएगा, बी इज द है तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आउट ऑफ योर सिस्टम होगा यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर का बताओ। आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ पे भरना है। कहता है कि डाइस माइंड रेयरली मीट्स डेड इन डाइस डेड इन इट कंटिन्यूस द सर्च फॉर द आंसर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है 91 का बताओ। तो डेड एंड डेड नॉन है तो भाई हम लोग यहाँ पे डेड लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्यों भाग जाते हो भैया, DEAD डेड इंड होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये क्या हो गया भैया, बी होगा इसका। अच्छा बी होगा, क्रोशियस होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर है, बेला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित जो है ये है लेदर पार्क बिहार में किस जिले में है। ये स्टार मार्क कर लेना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 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 बिल्कुल 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 92 का 92 बी होगा। हाँ मुजफ्फरपुर में है लेदर का। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार में चर्चित नंदन चौबे, देखो बिहार से भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। ये हो जाएगा, ये पर्व क्या है भैया, तो आपके साथ पर्व, ये पर्व तारोही है, ध्यान रखना, ठीक है। नीचे दिए कथन को आपको क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो कहता है अब देखो सम्मिलित करना है आपको, नीचे दिए विलोम शब्द है, तो भाई दूध का विलोम शब्द क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता है, मुझे पता है। दूध का क्या हो जाएगा, दूध का सी होगा, हाँ मंथर होगा, ठीक है। दूध का क्या होगा, मंथर होगा। 94 का मैं बोल रहा हूँ, 94 का दूध का क्या होगा, दूध का अर्थ होता है तेज होता है, जिसका विलोम शब्द धीमा होता है। धीमा बोलिए सलोवर, तेज का धीमा होगा ना यार। सलोवर का मंथर हम लोग बोलते हैं, मंथर, ठीक है। तो मंथर दे दिया गया है, तो आप ध्यान रखना। अब यहाँ पे कहता है, यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प है और आपको मुहावरे को चुनना है। तो कहा है कथा के बैंगन को क्या कहते हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, कथा के बैंगन, है ना। 95 का तो केवल दूसरों के लिए उपदेश होता है, भाई आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो सकता है बताओ, 95 का डी होगा, नहीं डी होगा। इसका केवल दूसरों के लिए उपदेश होगा, मैं तो बता ही दिया, डी होगा ना भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 96 नंबर कहते हैं वह बात जो जन साधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द लेना है। 96 का बताओ। हाँ कपोल कल्पित हो जाएगा, सी हो जाएगा। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 97 का सी हो जाए, हाँ सी, सोना हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। कहता है आँख लगना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, आँख लगना, हाँ बिल्कुल, आँख में दर्द होना, ठीक है। झपकी होना, आँख में दर्द कहाँ से, आप देखो झपकी होना होगा भैया, झपकी होगा नहीं, आप आँख लगना, ये छोटा सा मुहावरा है, उसको भी गलत कर रहे हो भाई। 99 का बताओ।
हाँ, यहाँ पे आपको त्रुटि है, आपको सही करना है। तो 99 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। देख लेना, पढ़ लेना क्वेश्चन को, सी हो जाएगा, वह हो जाएगा, है ना। वह पहुँचते ही यहाँ पे फ़ोन कर दिया, ठीक है। अब कहता है यहाँ पे देखना, लास्ट क्वेश्चन है, और समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश के लिए एक शब्द है। समान नियम के विरुद्ध बात वाक्यांश सबके लिए, ठीक है। बताओ 100 नंबर का ए होगा, अपवाद है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। 100 क्वेश्चन में 100 में आपका कितना सही हुआ है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, और आगे इस तरीके से क्लास भी लेके आ रहा हूँ। देखो यूट्यूब पे जो भी क्लासेज लेके आ रहा हूँ ना, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे दरोगा का हो, या सभी क्लास आप लोग भी देखिए, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है टॉपिक सेम रहता है ना। तो अगर आपका चाहे पॉलिटी, चाहे ज्योग्राफी, चाहे इकोनॉमिक्स, जो भी सेक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा। तो भाई आप, मुझे पता है कि आप लोगों में से मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे 35, 40 और 42, अब लगभग 50 के अंदर ही थे, है ना। अब देखते हैं भाई आप लोग कितने लोग जो है 50 के ऊपर है। देखिए गलत कमेंट मत करिएगा कि भाई मेरा इतना हो गया, नहीं, जो है वही रियल बताइएगा, तब तो मुझे पता चलेगा ना। तो कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और 299 रुपये का जो मॉक टेस्ट सीरीज है, जिसमें 30 मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ, उसमें आज यार आपको सब कुछ मिल रहा है। और टारगेट बैच बिहार पुलिस का भी चल रहा है, जो कि 599 रुपये में आपको ऑल सेक्शन का थ्योरी करवाया जा रहा है। तो आप चाहे तो उसमें भी आ सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार है, समझ रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको एक बार थ्योरी नहीं पढ़े तो आप मेरे साथ आके पढ़ो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट लगो, अच्छे स्कोर भी होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।